नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक अद्भुत काव्य संग्रह विज्ञान कविताएं इसकी समीक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विज्ञान कविताएं यह संग्रह संपादित किया है देश के प्रमुख साहित्यकार, प्रतिष्ठित साहित्यकार पंडित सुरेश नीरव जी ने। यह महत्वपूर्ण काव्य संग्रह देश के 13 ऐसे कवि कवित्रियों की विज्ञान कविताओं का संग्रह है जिन्होंने वैज्ञानिक पुट के माध्यम से कविताएं रचित की हैं और इसी रचनाशीलता के साथ इस काव्य संग्रह तक आकर विज्ञान कविता इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता भी रेखांकित की है। मूलतः जब हम विज्ञान और कविता एक साथ कहते हैं या कविताओं को विज्ञान कविता कहते हैं तो यह एक विरोधाभासपूर्ण बात प्रतीत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ स्थापित धारणा ये है कि विज्ञान एक पृथक विषय है और काव्य एक पृथक विषय है या कविता एक पृथक विषय है। इस समीक्षा के मध्य ही हम विज्ञान कविता की स्थापना को लेकर भी विमर्श करेंगे और इसके संपादक पंडित सुरेश नीरव जी का क्या कहना है और वह कितना ग्राह्य है, इस पर विचार करते हुए हम इस संग्रह की कतिपय रचनाओं को समीक्षात्मक दृष्टि से भी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब हम विज्ञान कविता कहते हैं तो हमें भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्य शास्त्रों में काव्य को लेकर क्या कहा गया है इसका भी अनुशीलन करना पड़ता है। यदि हम भारतीय काव्य शास्त्र की बात करें तो वैज्ञानिक कविताओं के परिप्रेक्ष्य में हमारे समक्ष आचार्य जगन्नाथ जी की एक परिभाषा आती है काव्य के संदर्भ में, जिसमें वे लिखते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम, अर्थात जो रमणीय शब्द का प्रतिपादन करें जो शब्द वे काव्य हैं। रमणीय का एक अर्थ यह है कि जो हमारे मन को भाए, हमारे मन को मोहक लगे और हमें आनंद प्रदान करे, वह जो है वह काव्य है। विज्ञान कविता के परिप्रेक्ष्य में हमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र को भी देखना जो है समीचीन लगा। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में एक बड़ी सुंदर परिभाषा जो विज्ञान से जोड़कर ही पोएट्री को यानी काव्य को अभिव्यक्त करती है, वो मिलती है परिभाषा सैमुअल टेलर कॉलरिज की। और वे लिखते हैं कॉलरिज उसमें, पोएट्री इज एंटीथेसिस ऑफ साइंस, हैविंग फॉर इट्स इमीडिएट ऑब्जेक्ट प्लेजर नॉट ट्रूथ। कॉलरिज ने कहा है कि जो काव्य है और जो विज्ञान है वस्तुतः उनका उद्देश्य एक ही है, वे एक ही तरफ चलते हैं। वे लिखते हैं कि विज्ञान जो है वो काव्य और विज्ञान विलोम प्रतीत होते हैं, लेकिन इनका जो उद्देश्य है, काव्य का जो उद्देश्य है वो अंततः क्या है, वो आनंद है। और विज्ञान का उद्देश्य क्या है? विज्ञान का उद्देश्य सत्य की स्थापना करना है। अब जब हम कॉलरिज या जगन्नाथ जी की परिभाषाओं के संदर्भ में रमणीयता, आनंद और सत्य इन पर विचारते हैं तो हमें भारतीय दर्शन के एक बड़े महत्वपूर्ण सूत्र सत्यम शिवम सुंदरम पर भी विचार करना चाहिए। सत्य क्या है, जिसको कॉलरिज कहते हैं कि वो
विज्ञान का उद्देश्य है सत्य। सत्य क्या है? क्या सत्य शब्द अपने आप में एकाकी या एकांगी है? जी नहीं। सत्य के साथ शिवम और सुंदरम भी जुड़े हैं। सत्य तभी सत्य है जब वो शिवम हो, कल्याणकारी हो, और जब ये दोनों स्थितियां होंगी, सत्य और शिव होगा, तो फिर जो है वो सुंदरम भी होगा। अगर हम दाएं से बाएं की ओर चलें, हम पहले सुंदरम लें कि सुंदर क्या चीज़ है। हम किसी सुंदरता का मूल्यांकन कैसे करते हैं? सुंदर वह है यदि वह शिवम भी है। मध्य में तो शिव है ही, और जो शिव है वही फिर सत्य है। तो सत्यम शिवम सुंदरम चलें हम, चाहे सुंदरम शिवम सत्यम चलें, उद्देश्य और भावना और स्थापना एक ही है। इसी आधार पर हमें विज्ञान कविताओं का मूल्यांकन करना होगा जो देश भर में लिखी जा रही हैं, और जो 13 कवियों की इस काव्य संग्रह में विज्ञान कविताएं शीर्षक से सम्मिलित की गई हैं। देखिए, इसी संग्रह में का जो प्रारंभ है वो इसके संपादक पंडित सुरेश नीरव की एक बड़ी सुंदर कविता से है, जो विज्ञान कविता के औचित्य को स्वयं ही स्पष्ट कर देता है। हमने अभी तक का जितना विवेचन किया उससे यह स्पष्ट है कि विज्ञान कविता इस शब्द पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और वे कविताएं जो वैज्ञानिक पुट के साथ सत्य की स्थापना कर रही हैं, साहित्यिक सुगंध के साथ विज्ञान कविताएं हैं, ये तो स्पष्ट है। और ये इसको हम एक नई अवधारणा, एक नया युग, या एक साहित्य में एक नया दीप जो है वह स्वीकार कर सकते हैं। अब पंडित सुरेश नीरव अपनी कविता में लिखते हैं, जिससे विज्ञान कविता की और स्पष्टता हो जाती है। कविता का शीर्षक है जो फलसफा था ध्यान में। पंडित सुरेश नीरव लिखते हैं, जो फलसफा था ध्यान में वो ढाल दिया विज्ञान में। इसी कविता में वे आगे लिखते हैं, विज्ञान सिर्फ देखता नहीं है, निरीक्षण भी करता है। विश्वास करने से पहले परीक्षण भी करता है। विज्ञान तथ्य के भीतर का भी जो भीतर है उसके भीतर तक झांकता है, और फिर उसके सापेक्ष सत्य को आंकता है। विज्ञान बताता है, बहुत सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया है, विज्ञान बताता है कि तुम अकेले सांस नहीं ले रहे हो, वो जो तुम्हारे सामने लगा पेड़ है वह भी तुम्हारे साथ सांस ले रहा है, और यह भी जान लो कि जब तक वह सांस ले रहा है तब तक तुम सांस ले रहे हो। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण के साथ और वनस्पति विज्ञान का प्रयोग करते हुए एक मोहक रचना को रच दिया है, जो निश्चित रूप से एक विज्ञान कविता प्रमाणित होती है। एक अन्य कविता उनकी है, क्या है विज्ञान कविता। ये जो जितना हम लोगों ने विवेचन अभी किया उसका उसी का सार तत्व है, और दो टूक बात है विज्ञान कविता के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए, और सिद्ध करती भी है। वे लिखते हैं, ये जो आपके प्रश्नों की गतिज ऊर्जा और उत्तर की स्थिर ऊर्जा के बीच जो गत्यात्मक विश्राम है, विज्ञान कविता उसी का नाम है। देखिए कितने सुंदर रूप से उन्होंने फिजिक्स की शब्दावली का प्रयोग किया। विज्ञान कविता बताती है कि प्रश्न और उत्तर की प्रकृति भिन्न है, फिर भी अभिन्न है। प्रश्न और उत्तर वस्तुतः एक ही है, उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न है, लेकिन वे हैं अभिन्न। उनका संयोग एक है, वे कहीं ना कहीं संयोग जुड़ते हैं आपस में। क्योंकि पंडित सुरेश नीरव एक सशक्त व्यंग्यकार भी हैं, तो इसी कविता में वो व्यंग्य का पुट देते हुए लिखते हैं, यह विज्ञान कविता ही है जो हर गलत बात पर आदमी को टोकती है। कंप्यूटर के आगे नींबू हरी मिर्च की माला और अगरबत्ती जलाने से उसे हर बार टोकती है। तो आप समझिए कि किस प्रकार से अंधविश्वास को दूर करने की बात उन्होंने अपनी इस कविता से की, जिसमें काव्यात्मकता भी है और विज्ञान तो निश्चित रूप से
उपस्थित है ही। इसी काव्य संग्रह में एक बड़ी सुंदर उदाहरण के साथ जो है अपनी बात कही है डॉक्टर सुब्रता मिश्रा ने। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा की जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है वो है MSc PhD बॉटनी में, यानी वनस्पति विज्ञान में। लेकिन उनकी जिस कविता को मैं अभी इस समीक्षा में लेने वाला हूँ उसे पढ़कर आपको लगेगा कि एक लगभग साहित्य की दृष्टि से रूखे लगने वाले विषय को उन्होंने छायावादी भाषा शैली के साथ और बड़ी प्रांजल भाषा, बड़ी शुद्ध भाषा, संस्कृत निष्ठता के साथ प्रस्तुत किया है, जो अपने आप में एक गर्व का विषय है कि एक विज्ञान की पृष्ठभूमि का, बॉटनी वनस्पति विज्ञान की पृष्ठभूमि की कवित्री कितने सुंदर शब्दों में अंटार्कटिका के बारे में वे लिखती हैं। परम शीतला वे लिखती हैं, परम शीतला श्वेतांबरा पंचकोटि अवनी इतिहास का द्रोण सुधा सिंचती गोंडवाना लैंड के विलगाव का कोण आधा खींचती दुर्गम प्रचंड शुष्कता से भरी पुण्य सलीला हिमरुचिरा अंटार्कटिका की पुण्यधरा। कितनी प्यारी शब्दावली उन्होंने प्रयोग की है। और आगे में लिखती हैं, परम मरुस्थला श्वेत चीरा भूल द्वेष प्रेम भूत मानवता सदियों से कर रही आरती शांति में विज्ञान हेतु दशकों से गूंज रही भारती तितिक्षा चुनौती शुष्कता से भरी श्वेत संस्कृता हिम निर्झरा अंटार्कटिका की पुण्यधरा। तो आप देखिए कि जब हमारे मन मृदु हो, कोमल हो, तो हम किस प्रकार से एक दक्षिणी ध्रुव के बारे में कितनी सुंदर शब्दावली में हम अपनी बात कहते हैं। और इस रचना को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे हम छायावाद के किसी युग में पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो अब की रचना है और वैज्ञानिक दृष्टि से लिखी गई जो है वो एक बड़ी सुंदर रचना है। एक अन्य रचना उनकी है व्हेल हमें माफ़ करना, जिसमें वे समुद्र की व्हेल मछली से इसलिए क्षमा याचना मांग रही हैं कि लोगों ने तटों पर जो गंदगी प्लास्टिक जो फैलाई है उससे व्हेल मछली को क्षति पहुंचती है, और उसके लिए जो है वो उस व्हेल मछली से क्षमा याचना करती हैं। तो ये एक बड़ी मार्मिक कविता है जो उन्होंने लिखी है। और इस कविता के माध्यम से हमें पता चलता है कि वैज्ञानिक जो अवशिष्ट हैं और जो बेकार पदार्थ हैं उनके माध्यम उनके नुकसान, उनसे जो जीवों को नुकसान होता है उसके लिए मानव मात्र को उन जीवों के प्रति जो है वो क्षमा याचना करनी चाहिए। एक कविता इस संग्रह में, विज्ञान कविताएं में एक कविता आती है सुरेंद्र कुमार सैनी की, जो एक पृथक रूप से लिखी गई, एक पृथक सोच को जो है वो बताती हैं। और क्योंकि सुरेंद्र कुमार सैनी जी मूलतः एक बड़े सुमधुर कंठ के गीतकार हैं, तो ये इसकी गेयात्मकता बड़ी सुंदर है। और इस कविता को पढ़कर लगता है कि क्या जैविक जो हमारे अंग हैं उनके ऊपर भी इतनी सुंदर गेयात्मक रूप से कविता लिखी जा सकती है। सुरेंद्र कुमार सैनी जी ने इस कविता दो हैं पर शान है एक में हमारी मनुष्य के शरीर के जो दो अंग हैं उनकी महत्ता को बड़े सुंदर और साहित्यिक रूप से प्रकट किया है। तो आप देखिए कि किस प्रकार से इस विषय पर भी साहित्यिक सुगंध की रचना लिखी जा सकती है। सुरेंद्र कुमार सैनी जी लिखते हैं, दो हैं पर शान है एक, दोनों की पहचान है एक, कहने को तो आंखें दो हैं लेकिन उनकी दृष्टि एक, दोनों मिलकर देखें जिसको वह सुंदर सी सृष्टि एक, और कहें क्या तुमको भैया कौर नज़र का बाण है एक। तो इस प्रकार से आप देखिए कि किस प्रकार से सुरेंद्र कुमार सैनी जी ने जैविक अंगों पर ही जो जोड़े हैं उन पर ही बड़ी सुंदर रचना लिख दी है। एक कविता आती है इसी क्रम में रामवरण ओझा जी की, जिसमें रामवरण ओझा जी ने भौतिक और रसायन शब्दों के प्रयोग से एक बड़ी मर्मस्पर्शी रचना जो है वो रच दी है। रामवरण ओझा जी लिखते हैं, आकर्षण से उत्प्लावित हो उत्पन्नित रागायन, दिन हो गए भौतिकी अपने रातें हुई रसायन।
सोचा नहीं जा सकता कि भौतिकी और रसायन शब्दों के प्रयोग से भी कोई मर्मस्पर्शी रचना लिख सकता है। आगे में लिखते हैं, श्वासों का स्पंदन ऐसा रस विज्ञान लजाए, भौतिक और रसायन मिलकर नया घटक ले आए, शब्द ऊर्जावान हो गए लिख कर के गीतायन, दिन हो गए भौतिकी अपने रातें हुई रसायन। तो आप देखिए इन शब्दों के प्रयोग से कितनी श्रृंगारिकता का भी पुट लिए हुए और मर्मस्पर्शता तो जो है वो दृष्टिगोचर स्पष्ट है ही, वे अपनी रचना लिख गए हैं। एक स्वाभिमान से उत्प्रोत रचना इसमें इस काव्य संग्रह में, विज्ञान कविताएं में बड़ी सुंदर स्वाभिमान से रचित रचना है, वो है मधु मिश्रा जी की। मधु मिश्रा जी ने भी एक बड़े भारी शब्द को लिया है, जिसको साहित्य के गद्य में तो वो प्रचलन में है, लेकिन क्या पद्य में, काव्य में भी उस शब्द को लिया जा सकता है। वो शब्द है क्वथनांक। क्वथनांक एक भारी शब्द है और हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि क्वथनांक शब्द को काव्य में भी प्रयोग किया जा सकता है। और उन्होंने कैसे उसको मृदुल बना दिया है, कैसे उसको बड़ा कोमल बना दिया है उस शब्द को, वह आप देखिए। वे लिखती हैं मधु मिश्रा जी, कविता का शीर्षक है मेरे मैं का क्वथनांक बिंदु। वे लिखती हैं, मैं एक पदार्थ हूँ दुनिया की प्रयोगशाला का, जिसे समय की टेस्ट ट्यूब में डालकर और समस्याओं के स्प्रिट लैंप की लो पर रखकर रोज उबाला जाता है। लोग देखते हैं और परीक्षण पुस्तिका में नोट करते हैं मेरे उबलने और खदकने के तरीकों को। वे इस पड़ताल में जुटे हैं कि मैं ठोस से द्रव बनती हूँ या सीधे ही भाप। वह मेरा क्वथनांक बिंदु तलाश रहे हैं, मगर अपने ही प्रयोगों से थककर हाँफ रहे हैं, क्योंकि निष्कर्षों के आगे प्रश्न मुँह बाए खड़ा है। यकीनन मेरा क्वथनांक बिंदु थर्मामीटर के पारे की औकात से बड़ा है। तो दुनिया में मनुष्य की विडंबना, दुनिया की एक लेबोरेटरी में मनुष्य की विडंबना को उन्होंने अपने मैं के क्वथनांक बिंदु से कितना जो है प्रबलता से प्रकट किया है, ये देखने की बात है। शब्दावली वैज्ञानिक है, बात मन की है और बड़े ही कोमल तरीके से, बड़े सुंदर तरीके से मधु मिश्रा जी जो हैं वो कह गई हैं। इसी में एक कविता मिलती है सुबेद उंडीर सर साहब की, जिस कविता में, अपनी विज्ञान कविता में, वे बड़े सुंदर तरीके से जो है दो भिन्न अस्तित्वों के एक हो जाने पर वे कितने उपादेय और मानव हित के लिए कितनी सार्थक हो जाती हैं बातें, या वे गैसें, उन्होंने दो गैसों के माध्यम से भिन्न भिन्न अपनी बात कही है। शीर्षक है कविता का पेड़ है ऑक्सीजन भंडार। वे लिखते हैं, हाइड्रोजन पल में जल जाए, ऑक्सीजन भी करे सहाय, पर दोनों मिलकर पानी बन झट से देती आग बुझाए। इसी प्रकार से इस कविता में अन्य दो भिन्न भिन्न गैसों के एक हो जाने पर वे कितनी उपादेय हो जाती हैं, इसका वर्णन किया है। इस संग्रह के अंत में, इस संग्रह के संपादक पंडित सुरेश नीरव जी का एक गीत है, तुम गीत लिखो विज्ञान के, जिसे मैं आह्वान गीत कहूँगा, जो विज्ञान गीतों को रचे जाने की आवश्यकता बताते हैं और प्रेरित करते हैं कि ऐसे गीत लिखे जाने चाहिए। इसमें वे लिखते हैं बड़े बड़े प्यारी शब्दावली में, नए नए संधान के, नए नए प्रतिमान के, नए नए संधान के, नए नए प्रतिमान के, नए सोच के संवाहक तुम गीत लिखो विज्ञान के। और आगे इस गीत में वो लिखते हैं हस्ताक्षर नील गगन पर धरती के इंसान के, विज्ञानी वरदान से निकले मूल मंत्र सब प्राण के, रक्त शिरा से ढूंढ निकालो हार्मोन मुस्कान के, नई सोच के संवाहक तुम गीत लिखो विज्ञान के। ये विज्ञान कविताएं काव्य संग्रह है। मित्रों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आज यही है। आज बड़ी दीपावली है और मैं इस वीडियो को आज बना रहा हूँ। कल ये छोटी दीपावली यानी 3 नवंबर 2021 को ये संग्रह मुझे मिला था। 4 नवंबर को ये वीडियो समीक्षा मैं बना रहा हूँ इसकी।
ये संग्रह जो है हिंदी साहित्य में एक नए दीप का सूचक है और मैं दीपावली पर ही इसकी वीडियो बना रहा हूँ, यह भी गौरव की बात है। विज्ञान कविताएं साहित्य में एक नए काव्यात्मक धारा का प्रतीक आप कहिए, या एक दीपावली की एक लंबी पंक्ति में साहित्य की यह एक विज्ञान का एक दीप है, विज्ञान कविताएं। क्योंकि इन मेरे वीडियोस को सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बहुत सारे जो है अभ्यर्थी, राजकीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी देखते हैं, तो वे विचारें और वे एक नए साहित्य के एक नए स्वरूप को भी समझें। इसी उद्देश्य से ये वीडियो आज मैंने बनाया है। विज्ञान कविताएं साहित्य में अपने प्रकार का एक अद्भुत दीप है। इन कविताओं को पढ़ा जाना चाहिए, इन कविताओं पर लिखा जाना चाहिए और इन कविताओं पर शोध किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है। इस काव्य संग्रह को अधिकाधिक आप ले सकते हैं, अधिकाधिक लोगों को भेंट कर सकते हैं और स्वयं पढ़कर देख सकते हैं कि किस प्रकार वैज्ञानिक शब्दावली के माध्यम से ऐसी रचनाएं लिखी गई हैं जिन्हें हिंदी साहित्य और समग्रतः ये साहित्य का महत्वपूर्ण जो है अध्याय समझा जा सकता है। पंडित सुरेश नीरव जी ने बड़े परिश्रम से इन रचनाओं को इसमें संकलित और संग्रहित किया है, तो वे उन्हें उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना भी हम साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनका एक कर्तव्य है। मैं इस काव्य संग्रह के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि ये विज्ञान कविताएं आगे भी, जैसा कि उन्होंने अपने आह्वान गीत में लिखा है, खूब लिखी जाएंगी और विज्ञान की अवधारणाओं को साहित्यिक सुगंध के साथ जो है स्थापित करेंगे। आप सबको आलोक पर्व दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी और रोचक वीडियो के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।